अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस अकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर का लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर के लेक्चर में द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 17 कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो समझ लो कि स्टार्टिंग है बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि आप लोगों ने शायद सुना होगा। बट ये कि हम लोग ज़्यादा डेप्थ में तो स्टडी करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 17 में हर टॉपिक को बस थोड़ा सा हमें टच करना है ताकि एक आइडिया हो कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक, ठीक है। और फिर हम लोग कवर करेंगे जो लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। और फिर हम आएंगे फाइनली हमारे प्लैंक्स लॉ की तरफ। तो सबसे पहले देख लो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस विच फॉल अपॉन इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। सबसे पहले डेफिनेशन समझनी थी ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, जो कि प्रॉपर्टी हमने ली है ब्लैक कलर से। जैसे ब्लैक कलर है ना, उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से जो बॉडी बनती है ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी भी अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसी बॉडी को हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी का। अच्छा, इस यूनिवर्स के अंदर कोई बॉडी, याद रखो, परफेक्टली ब्लैक तो नहीं है, ठीक है। फिर भी लैब के अंदर हम एक ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं। किस तरीके से? एक नैरो ओपनिंग दे दें, ठीक है, एक कैविटी में, जो कि कोड करेगी द इनर सरफेस विद लैम्प ब्लैक। और हमने जो कोड किया हुआ है इनर सरफेस को, वो लैम्प ब्लैक मटेरियल से किया हुआ है, यानी कि शाइनी ब्लैक नहीं है। बिल्कुल ऐसा समझ लो कि मतलब नॉन शाइनी कोई लैम्प ब्लैक कहलाता है, यानी कि शाइन नहीं करेगा, बिल्कुल ही काला जो है वो कलर होगा अंदर का, उस कैविटी का। यानी कुछ इस किस्म की ना, जैसे ये एक फॉर एग्जांपल हमने किसी भी शेप की ब्लैक बॉडी बनाई और यहाँ पर हमने जो है ना एक अंदर कैविटी बनाई हुई, कैविटी कहते हैं खाली जगह को, और एक जो है ना बहुत नैरो सी ओपनिंग दी हुई है कि रेडिएशन यहाँ से अंदर दाखिल हो। और याद रखना अंदर का जो सारा हिस्सा है ना, उसको हमने ब्लैक लैम्प ब्लैक मटेरियल से कोट किया हुआ है, यानी कि नॉन शाइनी ब्लैक कलर से। शाइन बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल ब्लैक होगा, ठीक है। तो क्या होगा अगर रेडिएशन अंदर दाखिल होती है? तो आप देखोगे आफ्टर हैविंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वो जो एनर्जी है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अगेन आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो लाइट एंटर हो रही है, ये देखो अभी डार्क है, फिर कुछ मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर जो बचती है बाकी रिफ्लेक्ट होती है। तो आफ्टर हैविंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये जो लाइट इधर उधर गई और बहुत लाइट एच यहाँ पे भी पहुंची, ये हर रिफ्लेक्शन में जो है ना उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है। तो आप ये समझ लो कि आफ्टर हैविंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो बॉडी ऐसा कर सकती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो ये हमने एक ब्लैक बॉडी बना ली है जो कि कैविटी के जरिए हमने किया है। अच्छा जी, व्हेन वी हीट द ब्लैक बॉडी, अगर फिर इसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो वो जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की थी वो उसे इमिट करेगी, और यही रेडिएशन कहलाती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सही है, पहले हमने उसको पूरी तरीके से भर दिया रेडिएशन के से। अब जाहिर सी बात है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर के तौर पे उसने काम करा, और परफेक्ट एब्जॉर्बर ही परफेक्ट इमिटर हो सकता है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो वो जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की थी वो उन्हें रिलीज करेगा, और वही रेडिएशन कहलाती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अच्छा जी, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, बस डिपेंड करती है अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से ब्लैक बॉडी को थर्मल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है। सही है ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर, जो कि आप लोग जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं अभी जो है वो एक ग्राफ आपको शो करने वाला हूँ। उस ग्राफ के अंदर हमने एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर को वेरी होते हुए देखना है, और देखना है कि फिर जो ग्राफ बनता है बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जैसे आप इंटेंसिटी कहते हैं, तो उसके दरमियान में आपने वेरिएशन को भी ऑब्जर्व करना है। और प्लस आप ये देखोगे कि जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहेगा, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको सही से ऑब्जर्व करना है। अब आप देखो एक ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, और वेवलेंथ और जो रेडियंस है यानी कि इंटेंसिटी है उसके दरमियान का ग्राफ जो है ना इस तरीके से शिफ्ट होता चला जा रहा है।
अब आप गौर से देखो, इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, ग्राफ ऊपर चला जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो भी इस तरफ को शिफ्ट होती चली जा रही है, यानी कि आप देखोगे ना इस तरफ को शिफ्ट हो रही होगी। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाते रहते हैं, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है देखो यहाँ से शिफ्ट होते होते इस तरफ जा रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आप देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इमिट हो रही है उसकी वजह से जो कलर है वो भी चेंज होता चला जा रहा है ब्लैक बॉडी का, जो कि स्टार्ट हुआ था ब्लैक से और अब येलो से चेंज होते होते यहाँ कहीं पर पहुँच गया दरमियान में, तो ऑलमोस्ट वाइट कलर इमिट कर रहा है। बहरहाल ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं इन ब्लैक बॉडी। तो जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा। अब ऑब्जर्व करोगे कि फॉर एग्जांपल जो पहले वाली हमने ब्लैक बॉडी थी उसको उसका ग्राफ हमने प्लॉट करा बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो क्या बना, वो इस किस्म का एक ग्राफ बना, इस पैटर्न को उसने फॉलो करा। ये था 1250 केल्विन पर। फिर हमने एक और ब्लैक बॉडी, दूसरी ब्लैक बॉडी लेकर आए, वो हमने 1500 केल्विन पर इसी प्रोसेस को दोहराया, हमने ऑब्जर्व करा उसको, तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करा तो इस किस्म का ग्राफ बना। इसी तरीके से 1750 का ग्राफ कुछ इस किस्म का बना, और फिर जो 2000 केल्विन का ग्राफ था वो इस तरफ कहीं पर चला गया। तो ये जो मैंने डॉटेड से मिलाया इधर, ये शो कर रहा है जो पीक वेवलेंथ है। पीक वेवलेंथ का मतलब जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी वो इमिट कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है और इधर कर रहा है, और क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और बाकी ये कि कर्व तो मैंने बना ही दिए हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के। तो डिफरेंट ब्लैक बॉडीज़ जो कि मुख्तलिफ टेम्परेचर रख रही थी वो इस किस्म का एक ग्राफ बना रही हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा है। और फिर इन्हीं ग्राफ के ज़रिए हमने जो लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनको समझना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला लॉ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है, और इस लॉ के मुताबिक द वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू द मैक्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है वो वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम एनर्जी को करेस्पॉन्ड कर रही होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कम होगी। देख लो, जब टेम्परेचर था 1250 तो मैक्सिमम यहाँ पर थी वेवलेंथ, जब ये हो गया 1500 केल्विन तो मैक्सिमम वेवलेंथ 2 समथिंग होने लगी, फिर इसी तरीके से 1750 पर कुछ और कम होने लगी, और इसी तरीके से यहाँ पे भी कम होती चली आ रही है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है जैसे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो कर रही है वो कम होती चली जा रही है, तो जो कि ताल्लुक बता रही है कि ये प्रोपोर्शनल है इनवर्सली। मैथमेटिकली लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स का मतलब वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है ये है वो वेवलेंथ जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही थी, तो वो डिपेंड कर रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और फिर अगर कांस्टेंट लेकर आएंगे, टी को डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हो जाएगा कि लैम्डा मैक्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर आता है कांस्टेंट के। ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पहला लॉ है, और इसे कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट भी है 0.0029, और इसका जो है ये हो गया मीटर इनटू केल्विन, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास दूसरा लॉ आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करा, एंड उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि फॉर अ ब्लैक बॉडी द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एनर्जी गिवन आउट बाय यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, यानी कि पर यूनिट टाइम, जिसे हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, जो पूरी बात लिखी है ना, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी गिवन आउट बाय यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, इसको हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इंटेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है बट टेम्परेचर की फोर्थ पावर से। तो देखो ज़रा, पहले टेम्परेचर 1250 था तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी कुछ आ रही थी, फिर टेम्परेचर बढ़ा, मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ गई, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी में और ज़्यादा डिफरेंस आ गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यानी कि आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ का डिस्टेंस कम है, इतना वेरिएशन नहीं नज़र आया, फिर ये वेरिएशन फ़र्क ज़्यादा आ गया, फिर ये फ़र्क और ज़्यादा हो गया, और फिर ये फ़र्क और ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली रिलेटेड तो हैं इंटेंसिटी और टेम्परेचर, बट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के लिहाज से वेरी करती है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर,
यानी कि टेम्परेचर की फोर्थ पावर पर डिपेंड करती है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और आएगा कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट सिग्मा से शो होता है और वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5.67 10 रेज टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर्ड पर केल्विन होती है। ठीक है, फोर्थ पावर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, और बाकी वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर -4 बन जाता है इसका यूनिट, जो यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने यूनिट से शो कर दिया। तो ये हमारा दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का लॉ था, जिससे हमने रिलेशन इस्टेब्लिश करा है बिटवीन इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। तीसरा लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रेली जीन्स लॉ कहलाता है, और रेली जीन्स लॉ के मुताबिक एक ब्लैक बॉडी का अमाउंट ऑफ रेडिएशन, वही जिसको इंटेंसिटी कहा था, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। और वेवलेंथ कौन सी वाली? वही मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली। यानी कि आप ऑब्जर्व करोगे तो इंटेंसिटी वेवलेंथ के लिहाज से, और वेवलेंथ भी कौन सी? मैक्सिमम वाली के लिहाज से इंटेंसिटी क्या होती रहती है? कम होती रहती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, उसी ग्राफ में दोबारा से देख लो, इस ग्राफ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो। पहले इंटेंसिटी कम है, इस वाले पोर्शन में इंटेंसिटी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा, फिर इंटेंसिटी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो गई, फिर इंटेंसिटी बढ़ गई तो वेवलेंथ और कम हो गई। तो यही ग्राफ हमें बताता है रेले जीन्स लॉ के बारे में कि, और फिर क्योंकि टेम्परेचर के फोर्थ पावर के लिहाज से वेरी कर रही थी, तो वेवलेंथ की भी फोर्थ पावर के लिहाज से वेरी करेगी, बट दिस टाइम इनवर्सली। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है तो इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। सो इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 4। यह है हमारा रेले जीन्स लॉ। अब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि रेले जीन्स लॉ के फेलियर से ही हमारी क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। रेले जीन्स लॉ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेले जीन्स लॉ, और फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बॉडी का ग्राफ बना था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, और जो डॉटेड है ना, अगर ये है रेले जीन्स लॉ के फॉर्मूले से जो हमने वैल्यू निकाली, तो देखो ज़्यादा वेवलेंथ पर तो वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे ही वेवलेंथ बहुत कम होती चली जाती है, वैसे ही आप देखोगे तो रेले जीन्स लॉ डेविएट करना शुरू हो जाता है हमारी ऑब्जर्व की हुई वैल्यूज से। यानी कि जो बोल्ड ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बट रेले जीन्स लॉ से अगर उसी ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ टाइम तक तो सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद वो वेरी कर जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इसको कहते हैं द अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, यानी कि रेले जीन्स लॉ ज़्यादा वेवलेंथ के लिए तो करेक्ट है, बट जब वेवलेंथ कम होती है तो वो हमारी ऑब्जर्व की वैल्यू से डेविएट कर जाता है। और एक और कैटास्ट्रॉफी भी होता है, वो इंफ्रारेड कैटास्ट्रॉफी होता है, जिसके मुताबिक वीन्स लॉ स्टार्ट में सही रहता है, ठीक है ना, फिर वो वेरी कर जाता है। यानी कि वीन्स लॉ, ये यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है ये समझ लो वीन्स लॉ का है। तो वीन्स लॉ की प्रॉपर्टी ये है कि वीन्स लॉ कम वेवलेंथ के लिए सही है, और जो रेले जीन्स लॉ है वो ज़्यादा वेवलेंथ के लिए सही है। ठीक है, और वजह यही थी कि रेले हो, चाहे स्टीफन बोल्ट्जमैन हो, चाहे वीन हो, इन सब ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही बताया था ब्लैक बॉडी को। तो इस वजह से उनके जो लॉ था, जो आंसर था, एक्सप्रेशन था, उसमें कुछ ना कुछ गलती थी, जिस वजह से ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्व वैल्यूज़ और ये जो लॉज के बनाए गए ग्राफ थे इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था। और यहीं से हमारी क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई, जहां मैक्स प्लैंक ने आके अपना रोल प्ले किया और उसने अपना एक प्लैंक्स लॉ बताया, जिसके मुताबिक ब्लैक बॉडी से जो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एनर्जी इमिट होती है पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, यानी कि वही इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे पहले किसी ने फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया था। वजह यह है, प्लैंक के मुताबिक ब्लैक बॉडी से जब रेडिएशन इमिट होती है तो वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, और वही पैकेट जो है ना उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो पैकेट पर यूनिट टाइम कितने आ रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने पैकेट्स ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है, और उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ना कि ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ऐसा नहीं है। बताया कि जब रेडिएशन निकलती है फ्रॉम ब्लैक बॉडी तो इमिट होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसे उसने नाम दिया था क्वांटा, और इसी वजह से जो थ्योरी बनी वो क्वांटम थ्योरी बनी, और फिजिक्स की पूरी एक ब्रांच बन गई क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मिसिंग था क्लासिकल के अंदर वो फ्रीक्वेंसी का था। प्लैंक ने कहा कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है उन पैकेट्स के निकलने की तेज़ी पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर। जैसे लिखा ई प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के, और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट आया,
और प्लैंक्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट आता है वो होता है h, जो कि होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमने ग्राफ प्लॉट किया तो देखो जो ये बोल्ड लाइंस नजर आ रही है, जो बोल्ड लाइन से बना हुआ है ग्राफ, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, ठीक है ना, जो कि हमने फॉर एग्जांपल इससे किया पॉइंट लगा के। और बाकी फिर जब प्लैंक्स लॉ को बनाया तो प्लैंक्स लॉ और हमारी ऑब्जर्व किए हुए जो पॉइंट्स थे वो बिल्कुल ही एक जैसे आते रहे, अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रहे हैं। समझ लो ये जो लाइन है बोल्ड ये वाली, ये प्लैंक लॉ को शो कर रही है। और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज थी डिफरेंट वेवलेंथ्स पर जो हमने इंटेंसिटी बनाई थी वो ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो हमारा प्लैंक लॉ है वो 100% हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब प्लैंक्स लॉ बिल्कुल सही है, क्वांटम वाली बात बिल्कुल करेक्ट थी। जबकि जो रेले जीन्स लॉ था उसको आपने देखा, मैंने बताया भी कि ज़्यादा वेवलेंथ पर तो वो ठीक है, लेकिन वो कम वेवलेंथ पर जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उससे डेविएट कर जाता है, जिस वजह से हमने कहा कि उसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। तो भाई प्लैंक्स लॉ ने बुनियाद दी हमारे एक नई फिजिक्स को जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और वो तब हुआ जब सही तरीके से प्लैंक ने एक्सप्लेन करा कि किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएशन किस तरह से इमिट होती है। सो आई होप सारे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड सारी बातें, सारे टॉपिक थे आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई कंफ्यूजन रह गई है तो लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।